हेलो। पिछले वीडियो में हमने हर्षवर्धन के बाद उसकी मृत्यु के पश्चात 75 वर्ष के बाद भारत में या कन्नौज में यशोवर्मन के उत्थान और पतन का अध्ययन किया था। उसके बाद कन्नौज की स्थिति क्या होती है और हम पाते हैं तो 8वीं शताब्दी में हम इसके बारे में एक बड़े संघर्ष को देखते हैं जो कि 3 राज शक्तियों के बीच में होता है। तो आज हम कन्नौज के लिए जो त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था जो कि हर्षवर्धन और यशोवर्मन के पश्चात हुआ था उसका अध्ययन करेंगे। हम जब इस विषय पर अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि हर्ष के पश्चात कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया था और इसे उस काल में वही स्थान प्राप्त था जो गुप्त युग में मगध को प्राप्त था। हम देखते हैं तो हर्ष और यशोवर्मन ने इसे सामाजिक सत्ता का प्रतीक बना दिया था। उत्तर भारत का चक्रवर्ती शासक बनने के लिए कन्नौज पर अधिकार करना जरूरी समझा जाने लगा था। राजनैतिक महत्व के साथ साथ कन्नौज को हम देखते हैं तो आर्थिक महत्व भी इसका काफी बढ़ गया था और लोगों का इसके प्रति आकर्षण जो था वही इसके महत्व का कारण बन गया था और इसके महत्व को सिद्ध करने लगा था। इस पर अधिकार करने के लिए गंगा घाटी से इसमें उपलब्ध व्यापारिक और कृषि संबंधी समृद्धशाली साधनों पर नियंत्रण करने के लिए इस पर कब्जा करना अति आवश्यक हो गया था, क्योंकि गंगा और जमुना के बीच स्थित होने के कारण कन्नौज का क्षेत्र देश का सबसे अधिक उपजाऊ प्रदेश बन गया था। व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से भी कन्नौज काफी महत्वपूर्ण नगर हो गया था। इसलिए यहाँ पर इसका कारण क्या था कि क्यों व्यापारिक हो गया था, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न दिशाओं से व्यापारिक मार्ग जाते थे। पहला मार्ग कन्नौज से प्रयाग और फिर भी पूर्वी तट में जा करके दक्षिण में कांची तक जाता था। इसी प्रकार से दूसरा मार्ग वाराणसी और गंगा के मुहाने से होकर के जाता था। तीसरा मार्ग पूर्व में कामरूप तक जाता था और उत्तर से नेपाल और तिब्बत के लिए जाता था। इसी प्रकार से चौथा मार्ग कन्नौज से दक्षिण की ओर जाते हुए दक्षिणी तट पर स्थित बनवासी नगर में मिलता था। पांचवा जो मार्ग था वो कन्नौज से निकल करके गुजरात की राजधानी तक जाता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस काल में मगध उत्तरापथ के व्यापारिक मार्गों को अपने क्षेत्र से नियंत्रित करता था और कन्नौज ने अपनी स्थिति को राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से काफी मजबूत बना लिया था और इन दृष्टियों से मजबूत होने के कारण इस पर अधिकार करना अत्यंत लाभप्रद था। इस पर जो अधिकार कर लेता वो काफी फायदे में बन जाता या काफी फायदे में पहुंच जाता। इसलिए इस पर अधिकार करने के लिए 8वीं शताब्दी में 3 महाशक्तियों के बीच संघर्ष होता है। कौन सी शक्तियां हैं? पाल। जो 3 शक्तियां हैं वो पाल है, प्रतिहार है। प्रतिहार को गुर्जर प्रतिहार बोलते हैं और तीसरी है राष्ट्रकूट। ये तीनों ही उस समय शक्तिशाली राजवंश रहे हैं और 8वीं शताब्दी में अधिकार करने के लिए इन तीनों के बीच में त्रिकोणात्मक संघर्ष प्रारंभ होता है, जो 8वीं और 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना होती है। 8वीं शताब्दी के अंत में
गुर्जर नरेश, सबसे पहले गुर्जर नरेश वत्सराज, वत्सराज प्रथम द्वारा 780 से 805 तक का इनका कार्यकाल रहा है। ये राजपूताना और मध्य भारत के विशाल भूभाग पर शासन करता है। बंगाल में इसी समय पालों का एक शक्तिशाली राज्य स्थापित होता है। वत्सराज का जो पाल प्रतिद्वंदी है वो धर्मपाल है। वत्सराज का जो समकालीन शासक है वो धर्मपाल है और धर्मपाल का शासन 770 से 810 का रहा है, जबकि इसका 780 से 805 का रहा है। तो हम देखते हैं कि ये दोनों लगभग समकालीन शासक रहे हैं। इसी समय दक्षिण में राष्ट्रकूट अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं। वत्सराज और धर्मपाल का समकालीन शासक उसी समय राष्ट्रकूट वंश में ध्रुव होता है। यहाँ का जो शासक होता है वो ध्रुव होता है और ध्रुव का जो शासन काल है 780 से 793 तक का है। तो हम देखते हैं कि लगभग 780 से 90 के बीच में तीनों का शासन रहा है और ध्रुव भी दक्षिण भारत में अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करने के पश्चात कन्नौज पर अधिकार करने की चेष्टा करता है। इस प्रकार से कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए पहला संघर्ष वत्सराज, धर्मपाल और ध्रुव के बीच में होता है। सर्वप्रथम कन्नौज पर वत्सराज और धर्मपाल के बीच में कंपटीशन चलता है या अधिकार की चेष्टा होती है। इसके परिणाम स्वरूप दोनों के बीच में गंगा जमुना के दोआब में युद्ध होता है और इस युद्ध में धर्मपाल पराजित होता है, वत्सराज विजयी होता है। दोआब की लड़ाई में धर्मपाल पराजित होता है और वत्सराज विजयी होता है। इसका उल्लेख राष्ट्रकूट वंश के शासक गोविंद तृतीय ने अपने राधनपुर अभिलेख में, जो कि 808 ईस्वी का है, उसमें किया है, जिसके अनुसार उसने दिखाया है कि मदांत वत्सराज ने गौड़राज की राजलक्ष्मी को आसानी से हस्तगत करके उसके दोनों राज छत्रों को जीत लिया था। पृथ्वीराज विजय में भी इस संदर्भ में एक उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार चौहान नरेश दुर्लभ राज ने गौड़ देश को जीत करके अपनी तलवार को गंगा सागर में के जल में नहलाया था। संभवतः उसके सामंत को ही वो शायद वत्सराज का सामंत रहा है जिसने उसकी प्रशंसा में ये लिखा है और उसने उस युद्ध में गौड़ नरेश के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया होगा। जब वत्सराज इस युद्ध में विजयी होता है तो वत्सराज के द्वारा कन्नौज पर अधिकार कर लिया जाता है। यह सबसे पहला अधिकार वत्सराज का होता है और वहां का शासक, हमने कहा था पिछले वीडियो में कि आयुध का एक नामधारी शासक शासन करते हैं और इंद्रायुध उस समय शासन कर रहा होता है। इंद्रायुध वत्सराज की अधीनता को स्वीकार कर लेता है, लेकिन इसी समय जब ये वत्सराज विजयी होता है, इसी समय राष्ट्रकूट शासक ध्रुव विंध्य पर्वत को पार करके जब विजयी होने के बाद इसका और इससे युद्ध होता है, वत्सराज पर आक्रमण होता है और इस युद्ध में वत्सराज बुरी तरह से पराजित होता है और राजपूताना को छोड़ करके वो रेगिस्तान की तरफ भाग जाता है। अर्थात जब इनके दोनों के बीच में फिर ये युद्ध होता है तो इसमें ध्रुव जीत जाता है और
वत्सराज रेगिस्तान की तरफ भाग जाता है। राधनपुर के लेख में लिखा है कि वत्सराज के यश के साथ उसने उसके दोनों छत्रों को जीत लिया था, और जिस प्रकार से इसने गौर नरेश को पराजित किया था उसी प्रकार से ध्रुव ने वत्सराज को पराजित किया था। ध्रुव ने पूर्व की ओर बढ़ करके इसके बाद ये इनको हराने के पश्चात ध्रुव जो है, जो विजयी होता है, ये धर्मपाल को भी पराजित करता है, और इस प्रकार से ध्रुव जो है एक छत्र शासक बन जाता है। संजन और सूरत के लेखों में ध्रुव की इस सफलता का उल्लेख मिलता है। संजन के लेख के अनुसार उसने अर्थात ध्रुव ने गंगा जमुना के बीच भागते हुए गौरराज की लक्ष्मी को लीलार बिंद और श्वेत छत्रों को छीन लिया था। इस प्रकार से विजय जो पहला विजय संघर्ष है, पहला जो संघर्ष है, इसमें ध्रुव विजयी होता है और ध्रुव दक्षिण भारत की ओर लौट जाता है, जहां पर 793 ईस्वी में ध्रुव की मृत्यु हो जाती है। तो जो पहला संघर्ष है वो कौन जीतता है? ध्रुव जीतता है। इसके बाद ध्रुव के बाद उत्तर भारत की राजनीतिक दृष्टि से ओझल होने के पश्चात पाल और गुर्जर प्रतिहार के बीच में फिर अगला संघर्ष प्रारंभ होता है, और जो द्वितीय चरण का संघर्ष प्रारंभ होता है इसमें हम पाते हैं तो पालों का पलड़ा भारी होता है। भागलपुर अभिलेख से पता चलता है कि धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण किया। जब चूंकि ध्रुव का शासन था, ध्रुव वहीं के इंद्रायुध को ही अपना प्रतिनिधि बना देता है, लेकिन जो अगला राउंड जब चलता है, ये तो लास्ट में ध्रुव हो गया और ध्रुव का प्रतिनिधि इंद्रायुध होता है। अब इंद्रायुध का इस पर शासन होता है कन्नौज पर, जो कि ध्रुव या राष्ट्रकूटों का प्रतिनिधि रहता है। अब इस पर धर्मपाल द्वारा आक्रमण किया जाता है, यह द्वितीय चरण होता है। धर्मपाल इस पर आक्रमण करता है और इंद्रायुध को हटा करके अपनी ओर से चक्रायुध को वहां का राजा बनाता है, क्योंकि उस जो भागलपुर का अभिलेख उसमें लिखा है कि धर्मपाल ने इंद्रराज और दूसरे शत्रुओं को परास्त करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया था, किंतु इसे चक्रायुध को उसी प्रकार से वापस कर दिया था जिस प्रकार से बलि ने इंद्र आदि शत्रुओं को जीत करके वामन रूपी विष्णु को तीनों लोक प्रदान कर दिया था। तो इस प्रकार से अब धर्मपाल इसमें विजयी होता है और वहां पर अपना प्रतिनिधि बैठा देता है। खलीमपुर अभिलेख का जब हमने अध्ययन किया तो हम पाते हैं कि धर्मपाल ने कानकुब्ज के राजा के रूप में स्वयं का अभिषेक कराने के पश्चात अधिकार प्राप्त कर लिया और उसे जो है फिर से अपने प्रतिनिधि को दे दिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कन्नौज के राज दरबार में कई राजाएं, जहां पर भोज, मत्स्य, मद्र, कुर, यदु, यवन, अवंत, गांधार आदि के राजा उपस्थित होते हैं और धर्मपाल की अधीनता को स्वीकार करते हैं। धर्मपाल इस समय एक बड़े भूभाग का स्वामी हो जाता है, लेकिन धर्मपाल की ये स्थिति बहुत दिन तक नहीं रहती है और उसकी विजय भी अस्थायी नहीं रहती है, क्योंकि इसी समय गुर्जर प्रतिहार वंश की सत्ता में वत्सराज का पुत्र जो एक प्रतापी शासक होता है गुर्जर। अब धर्मपाल का जो अगला चरण है वो पाल वंश के धर्मपाल से होता है, ये द्वितीय चरण धर्मपाल, और जो है इधर से आता है गुर्जर प्रतिहार की तरफ से नागभट्ट, जो कि वत्सराज का पुत्र होता है। अब नागभट्ट द्वितीय और वत्सराज, इसमें धर्मपाल में जो युद्ध होता है इसमें नागभट्ट के द्वारा धर्मपाल को पराजित किया जाता है,
क्योंकि लिखा है कि कन्नौज पर वो चक्रा युद्ध को वहां से निकाल देता है। नागभट्ट के ग्वालियर प्रशस्ति में कहा गया है कि चक्रा युद्ध की नीचता इसी बात से सिद्ध होती है कि वो स्वयं दूसरों के ऊपर ही अर्थात धर्मपाल के ऊपर ही निर्भर रहता है। यहां से पर जो दूसरे का तात्पर्य है वो धर्मपाल से ही दिखाया गया है। नागभट्ट कन्नौज को जीतने के बाद, कन्नौज को जीतने का मतलब है धर्मपाल को उसने हरा दिया था, वो संतुष्ट नहीं होता है और धर्मपाल के विरुद्ध वो दूसरे युद्ध के लिए प्रस्थान करता है। मुंगेर में नागभट्ट और धर्मपाल की सेनाओं के बीच युद्ध होता है, जिसमें कि पाल शासक पराजित होता है, अर्थात इस युद्ध में नागभट्ट जीतता है। अब नागभट्ट जीतता है तो कन्नौज पर उसका अधिकार हो जाता है। ग्वालियर के लेख में इसे काव्यात्मक रूप में लिखा गया है। इसके बाद हम देखते हैं तो नागभट्ट जो है इस युद्ध में विजयी होने के बाद धर्मपाल पराजित हो जाता है और भयभीत धर्मपाल गोविंद तृतीय से सहायता मांगने जाता है। अब इस समय यहाँ पर जो शासन होता है वो गोविंद तृतीय का होता है। गोविंद तृतीय से धर्मपाल सहायता मांगने जाता है। सहायता मांगता है तो गोविंद तृतीय आकर के नागभट्ट पर आक्रमण करता है और संजन ताम्रपत्र से हमें पता चलता है कि वो नागभट्ट को पराजित कर देता है। जब गोविंद और नागभट्ट में लड़ाई होती है तो अब कौन जीतता है? गोविंद जीतता है, गोविंद तृतीय जीतता है। गोविंद तृतीय यहां पर जीत जाता है और नागभट्ट पराजित होता है। इस प्रकार से गोविंद तृतीय आगे बढ़ता हुआ हिमालय पर्वत तक पहुंच जाता है, लेकिन उस क्षेत्र में वो ज्यादा दिन नहीं रहता है और क्योंकि उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठा करके उसके क्षेत्र में दक्षिण के राजाओं ने उसके विरुद्ध एक संघर्ष बना लेता है, इसलिए अपनी राज्य की रक्षा करने के लिए वो वापस चला जाता है। लेकिन कन्नौज पर इसका अधिकार रहता है। लेकिन जैसे ही गोविंद तृतीय वापस जाता है, पाल और गुर्जर प्रतिहारों के बीच पुनः संघर्ष प्रारंभ होता है और अब पाल वंश का शासन धर्मपाल के पुत्र देवपाल के पास आ जाता है। देवपाल के पास शासन आ जाता है और देवपाल का जो शासन है वो 810 से 850 ईस्वी का पाया गया है। देवपाल एक शक्तिशाली शासक होता है, लेकिन इसका जो समकालीन जो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक है वो रामभद्र होता है। यहाँ का शासक होता है रामभद्र और रामभद्र को हम पाते हैं तो ये बहुत ही कमजोर और निर्बल शासक होता है जो देवपाल का सामना करने में असमर्थ रहता है, क्योंकि देवपाल के मुंगेर लेख में मिला है कि उसने उत्कल, हूण, द्रविड़ और गुर्जर राजाओं के गर्भ को चूर्ण किया था। यहाँ पर जो गुर्जर राजा का हम तात्पर्य निकालते हैं वो रामभद्र से निकालते हैं, जो कि नागभट्ट का उत्तराधिकारी रहा है। तो इस प्रकार से अब देवपाल प्रभावी होता है। देवपाल के बाद विग्रहपाल शासक बनता है। विग्रहपाल शासक बनता है। विग्रहपाल के बाद नारायणपाल उसका शासक बनता है और इस समय अब इसके देवपाल के बाद पालों की शक्ति कमजोर हो जाती है, अर्थात इसके बाद विग्रहपाल और जो शासक बनता है ये कमजोर स्थिति के शासक होते हैं और नारायणपाल ये मजबूत शासक नहीं होते हैं। जहां पर पहले गुर्जर प्रतिहार कमजोर थे अब वहां पर ये कमजोर हो जाते हैं। ये कमजोर अब हो गए, ये कमजोर थे अब यहाँ पर ये मजबूत हो जाते हैं और यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार की सत्ता अब आ जाती है मिहिर भोज के पास।
मिहिर भोज के पास सत्ता आने के पश्चात हम देखते हैं कि मिहिर भोज एक प्रसिद्ध शासक रहा है और इतिहास में इसे भोज नाम से जानते हैं। अपने वंश की प्रतिष्ठा को स्थापित करने की ये कोशिश करता है और मिहिर भोज कन्नौज और कलिंजर को जीत करके अपने राज्य में मिला लेता है। इस प्रकार से पाल शासक देवपाल और इसी समय राष्ट्रकूट का जो शासक है यहाँ पर कृष्ण द्वितीय होता है। कृष्ण द्वितीय और पाल वंश के शासकों को हरा करके मिहिर भोज जो है इस समय सबसे शक्तिशाली राजा बनता है। इस प्रकार से इसका कन्नौज पर अधिकार हो जाता है। भोज से भयभीत होकर के कृष्ण द्वितीय भाग जाता है, लेकिन हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि देवपाल की मृत्यु के पश्चात जो पालों की सत्ता कमजोर होती है और पालों पर राष्ट्रकूटों ने भी आक्रमण कर देता है। इससे भोज को अपनी शक्ति को संगठित करने का अवसर मिलता है और इसी समय वो चेद और गहलोत वंश के साथ मैत्री संबंध स्थापित करता है। इसके पश्चात वो देवपाल के उत्तराधिकारी शासकों को परास्त करता है। तो इस प्रकार से इसी समय हम ये देखते हैं कि राष्ट्रकूट और चालुक्यों में आपस में संघर्ष छिड़ जाता है। राष्ट्रकूट और चालुक्य में संघर्ष छिड़ जाने के कारण चालुक्य नरेश विजयदित्य के द्वारा भोज को परास्त किया जाता है और उससे मालवा छीन लिया जाता है। इसी अवधि में भोज की मृत्यु हो जाती है और मिहिर भोज के पश्चात महेंद्रपाल प्रथम वह उसका उत्तराधिकारी शासक बनता है और उसके द्वारा 910 ईस्वी तक शासन किया जाता है। उसका बिहार और उत्तरी बंगाल में कई लेख मिलता है, जिसमें कि उसे परम भट्टारक परमेश्वर महाराजाधिराज महेंद्रपाल कहा गया है। तो इससे पता चलता है कि मगध और उत्तरी बंगाल के प्रदेशों में उसने पालों से जीत लिया था। गुर्जर प्रतिहारों ने उस क्षेत्र को और इन प्रदेशों पर प्रतिहार साम्राज्य की स्थापना हो गई थी, अर्थात प्रतिहार साम्राज्य पराकाष्ठा की स्थिति में पहुंच गया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो इस संघर्ष में कभी पाल विजयी होते हैं, कभी गुर्जर प्रतिहार विजयी होते हैं, कभी राष्ट्रकूट विजयी होते हैं, अर्थात समय समय पर सभी प्रभावी होते हैं और सभी कमजोर रहते हैं। लेकिन 8वीं और 9वीं शताब्दी में इन तीन प्रमुख शक्तियों में गुर्जर, प्रतिहार और पालों में जो त्रिकोणात्मक संघर्ष होता है, हम देखते हैं कि 9वीं शताब्दी आते आते उसकी समाप्ति हो जाती है और इस संघर्ष में अंततोगत लास्ट में जाकर के हम पाते हैं तो प्रतिहार ही सफल पाए जाते हैं और मिहिर भोज के समय कन्नौज पर उनका अधिकार हो जाता है। इसी प्रकार से पालों में देखते हैं तो देवपाल की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत से पालों की राजनीति समाप्त हो जाती है और प्रबल शक्तियों में उनकी गणना नहीं होती है। तो हम देखते हैं कि प्रतिहार शासकवाद को महिपाल प्रथम के समय में राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण किया था और थोड़े समय के लिए प्रतिहारों के अधिकार को उन्होंने छीना था। महिपाल प्रथम के समय राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण किया। थोड़े समय के लिए उन्हें आंशिक सफलता जरूर मिलती है और प्रतिहारों के जो अधिकार हैं वो चलायमान हो जाते हैं, लेकिन राष्ट्रकूटों की ये सफलता केवल क्षणिक होती है और राष्ट्रकूटों के हटने के बाद कन्नौज पर फाइनल रूप से प्रतिहारों का ही अधिकार होता है और प्रतिहार ही अंत में इस सफलता को प्राप्त करते हैं। तो आज के हमने इस वीडियो में
हर्षवर्धन के बाद कन्नौज के लिए जो तृतीय त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था गुर्जर, पाल और राष्ट्रकूटों में, उसका अध्ययन किया है। धन्यवाद।